बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि है हमके पास 10th क्लास की बुक है बायोलॉजी की, चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, सबसे पहले आप लोग खोलें चैप्टर, सॉरी, पेज नंबर 2 खोल लें आप लोग, और आप इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या गिवन है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट नीड टू एक्सचेंज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, their environment to carry out their vital functions such as respiration। इस पैराग्राफ में उन्होंने सिंपली ये मेंशन किया हुआ है कि तमाम जानदारों को किस चीज की जरूरत है? सांस लेने की जरूरत है। अगर वो सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। सांस किस तरह लेते हैं? हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, ये बदलते बदलते हैं इन्वायरमेंट के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। सही है, जिसको हम रेस्पिरेशन, सिंपली ब्रीथिंग, सांस लेना। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस हम आगे जाके करते हैं कवर, आगे जाके बहुत डिटेल में हमारे पास गिवन है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पानी के अंदर ही गैसेस एक्सचेंज, उनकी रेस्पिरेशन पानी के अंदर ही होती है। ऐसी बात नहीं है कि मछलियां वगैरह होती हैं सांस लेती है, वो भी सांस लेती है, लेकिन वो पानी के अंदर ही लेती है। सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है। टेरेस्ट्रियल वन, टेरेस्ट्रियल वन में हम इंसान आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े टाइप की चीजें आ जाती है जो जमीन पे रहती है। हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? एयर। एक्वेटिक यानी मछलियों वगैरह के इन्वायरमेंट में क्या है? पानी है। गैसेस एक्सचेंज हम दोनों कर रहे हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है, यानी रेस्पिरेशन दोनों परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ इन्वायरमेंट का फर्क है। उसके बाद हम आ जाते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स की तरफ। जैसे कि ऊपर मेंशन है कि प्लांट्स दो दो प्रोसेसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक का नाम है फोटोसिंथेसिस, दूसरे का नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, और अब इस पैराग्राफ में इन्होंने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का थोड़ा सा फर्क भी बताया हुआ है और थोड़ा डिटेल में भी इनको किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या दिया हुआ है इन्होंने। देखिए, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या फर्क है? फोटोसिंथेसिस में होता ये है, फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता ये है कि प्लांट अपने लिए खाना बना रहे होते हैं। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर जरूरत होगी तो प्लांट क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देंगे इन्वायरमेंट में, है ना। और एक चीज आपको याद होगी कि फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है प्लांट का। ठीक है, खाना बनता है, खाना बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो एक चीज समझ आ गई से भाई, कार्बन डाइऑक्साइड उनको अंदर लेनी होगी, चाहिए होगी। अंदर अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो ऑक्सीजन को वो क्या करेंगे? वो बाहर छोड़ देंगे। एक चीज याद हो गई, इसका उल्टा ही रेस्पिरेशन में होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ले रहे हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ रहे हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन को वो अंदर लेते हैं प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। एक डिफरेंस हमें याद हो गया। अब आ रहा है कि वो जगह का बता रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस कौन कौन से प्लांट्स के एरिया में होती है, और जो है रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो होती है ना, वो ग्रीन पार्ट्स में होती है प्लांट्स के। जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, पेटल वगैरह में नहीं होती है, रूट्स में नहीं होती है, क्योंकि वो ग्रीन नहीं होते। ठीक है, ग्रीन ग्रीन पार्ट्स में होती है। और जो रेस्पिरेशन जो होती है, रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग सेल्स होती है, टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स, यानी तमाम पार्ट्स में होती है। उसमें ये नहीं है कि ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, कोई कैद नहीं है उसमें, तमाम पार्ट्स में होता है। दूसरा फर्क हमें ये पता लग गया। अब इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, इन्होंने गिवन दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय यूटिलाइजिंग सिंपल मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं प्लांट? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, अब मैंने आपको बता दिया, ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स अपने लिए खाने के लिए। सही है, तो ग्लूकोज के लिए उनको क्या जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी की मदद से, हम प्लांट्स को पानी देते हैं, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, की मदद से वो लोग क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज कर देते हैं इन द इन्वायरमेंट। रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन इसका उल्टा होती है। अभी हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ग्रीन पार्ट्स में होती है, जबकि रेस्पिरेशन तमाम पार्ट्स में होती है प्लांट के। और जो है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। यानी हम जो खाना खाते हैं, हम भी और प्लांट भी जो खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन, देखिए प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पिरेशन सेम है। रेस्पिरेशन में प्लांट्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसी तरह एनिमल्स में यानी ह्यूमन बींग्स में भी यही होता है कि ऑक्सीजन अंदर होती है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऑक्सीजन हम क्यों अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन हम इसलिए अंदर लेते हैं, रेस्पिरेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम फूड जो है हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में होके एनर्जी बन जाए। ठीक है, इसलिए करते हैं हम लोग। इन एरोबिक रेस्पिरेशन,
इट इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वही बात, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, हम लोग रिलीज करते हैं। हम लोग भी और प्लांट्स भी, दोनों में कॉमन है ये चीज। The process of exchange of gases in plants takes place mainly through minute openings called stomata present in leaves. प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है, यानी अब ये चीज दोनों में कॉमन है कि रेस्पिरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा प्लांट्स में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, लीव्स के ऊपर होती हैं, वो इतनी छोटी होती है कि वो हमें नजर नहीं आती, वो छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, वहां से गैसेस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, ऑक्सीजन अंदर आता है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों उन्हीं से होता है। ठीक है, उसके बाद जो है क्या दिया हुआ है, द रूट्स एंड स्टेम्स टू एक्सचेंज गैसेस फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन का जैसे हमने बताया कि ऑल लिविंग सेल्स में होती है, तो यानी रूट्स में भी होगी, स्टेम में भी होगी, प्लांट में भी होगी, पेटल्स में भी होगी, लीव्स में भी होगी, रेस्पिरेशन सब में होती है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के डिफरेंस पे। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, शॉर्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। फोटोसिंथेसिस जो है एनाबॉलिक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि बिगर मॉलिक्यूल्स बनाना, जैसे कि ग्लूकोज है, वो एक खाने की चीज है, फूड बन रहा है। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, रेस्पिरेशन का होता है मतलब कि फूड पार्टिकल्स को तोड़ना, तोड़ के एनर्जी बनाना उनके। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड इसमें दिया हुआ है synthesis of food from simple inorganic substances। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए से ग्लूकोज बनता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में इसके क्या होता है, इसका उलट होता है कि फूड को हम तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हमें लाइट की जरूरत होती है, लाइट की हमें जरूरत होती है प्लांट्स में, और रेस्पिरेशन में लाइट की जरूरत नहीं होती। रेस्पिरेशन रात के टाइम होती है, फोटोसिंथेसिस जो होती है दिन के टाइम की। दिन के टाइम क्यों होती है, दिन के टाइम जो है रोशनी होती है। फोटोसिंथेसिस जो है अकर इन प्लांट, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, फोटोसिंथेसिस ओनली प्लांट्स में होती है। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेशन जो होती है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में होती है। रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है, सिंपल सांस लेना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। फोटोसिंथेसिस में किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, अंदर आ जाती है, और ऑक्सीजन को क्या होती है, बाहर चली जाती है। रेस्पिरेशन में उसका उल्टा हो जाता है, रेस्पिरेशन में हमें सांस लेना, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस जो है ड्यूरिंग डे टाइम होती है, रेस्पिरेशन ऑल द टाइम होती है, लेकिन रात के टाइम भी मेनली होती है। फोटोसिंथेसिस जो होती है क्लोरोफिल रिक्वायर होता है उसके लिए फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल जो होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में अभी हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस जो है ग्रीन पार्ट्स में होते हैं, प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में होता है, स्टेम में, लीव्स में। तो ग्रीन पार्ट में ऐसा क्या होता है कि उनके अंदर होता है, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, कलर होता है, जो प्लांट के उन एरियाज में होता है, वो करवाता है फोटोसिंथेसिस। रूट में नहीं होता, क्यों, क्योंकि रूट का ब्राउन कलर होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो वहां पे नहीं होता। रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती। सही है, उसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे पहली हेडिंग है हमारे पास स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा सिंगुलर होता है, स्टोमा विच मीन्स माउथ। जैसे अभी हमने ऊपर मेंशन किया था कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, पोर्स होते हैं छोटे छोटे से। These are microscopic openings present in the epidermis of leaves. माइक्रोस्कोपी यदि बहुत बारीक सी होती है, हमें नेकेड आई से नजर नहीं आ सकती, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। इन द एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है बिल्कुल ऊपर वाली लेयर, क्योंकि लीव्स की भी बहुत सारी लेयर्स होती है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। थ्रू दीज ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। ईच स्टोमा इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग formed by two special cells called guard cells. They are chlorophyll containing cells with thicker inner while the thinner and elastic outer cell walls. अच्छा, स्टोमेटा के थ्रू क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्लिट लाइक ओपनिंग। देखो इस तरह होता है स्टोमेटा जो होता है ना, ये स्टोमेटा का दिया हुआ है इन्होंने स्ट्रक्चर, दो है यहाँ पे स्लिट टाइप की है। ठीक है, ये बंद हो जाती हैं, ये खुल जाती है, लेकिन स्टोमेटा क्लोज है, बंद है, ये खुला हुआ है। सही है, तो ये जो साइड पे जो उनके दो सेल्स है ना, ये वाला सेल और एक ये वाला, इनको हम गार्ड सेल को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये पोर की पहरेदारी कर रहे हैं ना एक तरह से गार्ड की तरह बराबर में, इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है हम आ जाते हैं कि स्टोमेटा ओपन कब होता है और क्लोज कब होता है।
Opening and closing of stomata depends upon turgidity of guard cells. Turgidity of guard cells. During daytime, as a result of ongoing process of photosynthesis, the accumulation of photosynthetic solutes cause increase in the turgidity of guard cells. Thus, stomata are opened, and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark. दिन के टाइम यानी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होता है वो ओपन होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। और जो है ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की गैसेस एक्सचेंज होती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, अंदर जाएगा प्लांट के, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा आउटसाइड। सही है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो होती है टर्जिडिटी ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि सेल जैसे बहुत ज्यादा भर जाना, ठीक है। भर जाने का मतलब ये होता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है कि ऐसा चीज स्टोमेटा से हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। पेज नंबर 3 है हमारे पास। स्टोमेटा क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। एपिडर्मिस ऑफ लीव, एपिडर्मिस क्या होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है लीव्स की, जो हमें दिखाई दे रही होती है। थ्रू दिस ओपनिंग प्लांट एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरनमेंट। प्लांट जो है स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, exchange of gases करते हैं। Each stoma is a slit-like opening formed by two guard cells, two special cells called guard cells. ये दिया हुआ इन्होंने स्ट्रक्चर स्टोमेटा का। ये बीच में स्टोमेटा है, ये पोर है, यहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और ये हैं दोनों गार्ड सेल्स बराबर में। गार्ड सेल्स क्यों बोल रहे हैं, ये पहरेदारी कर रहे हैं एक तरह से ना, कवर कर रहे हैं आपस में, स्टोमेटा को कवर कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम गार्ड सेल्स रखा हुआ है। इजी टू रिमेम्बर। They are chlorophyll containing cells with thicker inner while thinner and elastic outer cell walls। यानी क्लोरोफिल होता है यानी ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर यानी क्लोरोफिल होगा इनके अंदर। और ये अंदर से मोटे होते हैं, ठीक है, थिकर होती है इनकी सेल वॉल, यानी इनकी आउटर मेम्ब्रेन। सेल वॉल क्या होती है, आउटर मेम्ब्रेन ना, तो थिकर होती है। और आउटसाइड जो होती है वो थिनर होती है, पतली होती है और इलास्टिक होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, मतलब स्टोमेटा कब ओपन होता है कब क्लोज होता है। देखिए जैसे यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा डिपेंड्स अपॉन टर्जिडिटी ऑफ सेल। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वेल हो जाना सेल, सेल यानी सूज जाना। गार्ड सेल जो है जब सूज जाते हैं तो वो ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। डे टाइम में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। Accumulation of photosynthetic solute cause increase in the turgidity of guard cells. Thus, stomata are open, and the process of taking in of carbon dioxide and giving out of oxygen begins until it becomes dark. इन्होंने तो क्या दिया हुआ है, इन्होंने तो ये दिया हुआ है कि स्टोमेटा कब ओपन होता है, जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा होता है और ऑक्सीजन बाहर जा रहा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहे हैं यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज जल्दी जल्दी बन रहा है, बहुत सारा बन रहा है और जमा हो रहा है सेल के अंदर, है ना। जब सेल के अंदर जमा होने लगे तो सेल एक तरह से स्वेल होना शुरू हो जाएगा ना, मोटा सा होना शुरू हो जाएगा। गार्ड सेल जो है क्या हो जाएंगे, मोटे मोटे से होने शुरू हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो खुल जाते हैं फिर, सही है। जब वो स्वेल हो जाते हैं यानी जब टर्जिडिटी हो जाती है, जब वो टर्जिड हो जाते हैं सेल तो वो खुल जाते हैं। इस तरह जो है क्या होता है, स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनसाइड आने लग जाती है और ऑक्सीजन जो है वो आउटसाइड होने लग जाती है अंटिल द डार्क। फोटोसिंथेसिस जो है सिर्फ दिन के टाइम ही होता है, रोशनी के टाइम, रात के टाइम नहीं होता है। जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो बिल्कुल ऐसे होते हैं। उसके बाद जो ये सब चीजें हैं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, शॉर्ट के लिए आप लोगों को पेज नंबर 2 पे डिफरेंसेस याद करना है। 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो आप थ्री कोई सी भी तीन अपनी मर्जी से इसमें से याद कर लें। मैंने 8 दिए हैं इसमें, कोई से भी अपनी मर्जी से 3 याद कर लें, ठीक है। और इसी तरह जो है ये दूसरा शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक इसका आ सकता है आपके पास क्वेश्चन के। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस चीज के ऊपर बेस करती है, यानी स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना होगा। ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये हम छोड़ देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं
गैसियस एक्सचेंज इन मैन। अभी हम किसमें पढ़ रहे थे? अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, अब हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ह्यूमंस के बारे में क्या है? इन ह्यूमंस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ह्यूमंस क्या परफॉर्म करते हैं? रेस्पिरेशन कैसे होती है ह्यूमंस में? सांस लेते हैं, अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, अंदर गैसियस एक्सचेंज का मतलब जो है वो बदलना बदलना, यानी ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमको हम रिलीज कर देते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर भी रेस्पिरेशन होती है, एक एक सेल तक ऑक्सीजन जाती है, अगर सेल तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो सेल हमारा मर जाएगा। Like other terrestrial vertebrates, our respiratory surface is located inside the body in form of alveoli contained in pair organs lungs. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की तरह हम वर्टिब्रेट्स हैं ना, तो इन अनलाइक एवरी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हम लोग यही होता है कि रेस्पिरेटरी सरफेस जो होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एल्व्यूलाई होती है, एक्चुअली एल्व्यूलाई के अंदर होती है गैसेस सिस्टम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। अच्छा, तो our respiratory system consists of paired lungs located inside the thoracic chest cavity and air passageway। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? दो लंग्स होते हैं, टू पेयर, वन पेयर ऑफ लंग होता है, टू लंग होते हैं, हमारे राइट और लेफ्ट लंग होता है, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक कैविटी, यानी हमारे चेस्ट कैविटी के सीने की तरफ हमारे होते हैं लंग। ठीक है, और एयर पैसेज। उसके बाद जो है आ जाते हैं लंग्स के ऊपर। ईच लंग इज सॉफ्ट स्पंजी पिंकिश इन अपीयरेंस। लंग्स कौन से कलर के होते हैं? पिंकिश कलर के होते हैं, स्पंजी इनके मसल्स होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। इट इज wrapped in two pleural membrane। प्लूरल मेम्ब्रेन जो होती है वो लंग्स की कवरिंग होती है। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है सबकी कवरिंग है यहाँ पे, ठीक है? मतलब ऊपर उनकी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो लंग्स की जो कवरिंग होती है उनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दो प्लूरल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, द स्पेस बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन इज filled with fluid that acts as lubricant। अच्छा, टू प्लूरल मेम्ब्रेन है, बीच में एक जगह है, बीच में जगह है, कैविटी बोल देते हैं हम उसको। ठीक है, स्पेस है, कैविटी है, कैविटी के अंदर एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड किस वजह से होता है? जैसे ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट हम क्या करते हैं? पेट्रोल वगैरह जो हम डालते हैं गाड़ी में, क्यों डालते हैं? इसलिए डालते हैं ताकि इंजन जो आपस में टकराए ना हो, है ना, फ्रिक्शन कॉज ना हो, इंजन खराब ना हो, इस वजह से हम पेट्रोल डालते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी यही मैकेनिज्म, हमारी बॉडी में भी यही होता है कि जो बीच में जो फ्लूइड जो फिल हुआ हुआ है वो किस वजह से होता है? उसका यही फंक्शन होता है कि वो एज लुब्रिकेंट काम करते हैं, यानी फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, आपस में टकराएंगे होंगे तो क्या होगा? खराब ही होंगे ना इस वजह से। दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट इजियर। इसका एक फंक्शन ये भी होता है प्रोटेक्शन, ब्रीथिंग भी होता है ऐसा। और इसका एक फंक्शन ये भी होता है कि ब्रीथिंग को भी इजी करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स बड़े हो जाते हैं साइज में, है ना, एक्सपेंड हो जाता है। और जब हम एक्सहेल करते हैं, यानी ब्रीथ आउट करते हैं, हम लोग क्या होता है हमारे लंग्स जो है थोड़े सिकुड़ जाते हैं। Lungs are enclosed in a bony cage made up of flat sternum in front, 12 pair of ribs from front to back where vertebral column is present। अच्छा, हमारे लंग्स के जो हमारा जो इंटीरियर पार्ट जो होता है वहां पे स्टर्नम होता है। ठीक है, बिल्कुल हमारे सामने वाला पार्ट होता है हमारा स्टर्नम होता है। बैक साइड पे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रे होता है। और हमारी जो साइड की जो होती है, लेटरल साइड जो होती है, वहाँ पे रिब्स होती है। तो हमारी लंग्स को तीन तीन तरह की जो है वो सब क्या करिए, प्रोटेक्ट करिए। स्टर्नम आगे की तरफ, बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो आर्म्स वाली साइड है, हमारी हैंड वाली जो साइड है, यहाँ पे हमारी रिब्स होती है। तो पूरी एक तरह से कवरिंग है। रिब्स आर अटैच विद इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स जो है वो इंटरकोस्टल मसल से अटैच होती है। इंटरकोस्टल मसल भी रेस्पिरेशन में ईज क्रिएट करते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में। इन द लोअर पार्ट ऑफ थॉरिक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। डायफ्राम जो होती है शीट होती है, ये रहा डायफ्राम मेंशन हुआ मैं यहाँ पे, ये रहा, ये इस तरह करके ना शीट होती है एक, ऐसे। जब हम सांस जो है जब हम अंदर लेते हैं तो ये इस तरह हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। जब हम सांस एक्सहेल आउट करते हैं जब हम, तो ये इस तरह हो जाती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, ये स्मूथ मसल्स बनी हुई होती है, विच सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। इसका एक फंक्शन ये भी होता है डायफ्राम का कि ये जो है क्या करती है, रेस्पिरेशन में जो है हेल्प करती है। और दूसरा सही होता है, इसके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट से ही हमारा स्टमक, हमारा इंटेस्टाइन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, तो ये उससे अलग करती है। ये ऊपर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है,
और यहाँ से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, तो ये सेपरेट कर देती है। ठीक है। ईच लंग इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई। एल्विलाई जो है फंक्शनल यूनिट है, एल्विलाई के अंदर ही गैसेस एक्सचेंज होता है। लंग्स के अंदर एल्विलाई होती हैं, छोटी छोटी सी एल्विलाई होती है। उसके बाद जो है, जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है यहाँ पे, नोज है, नोज से हम लोग सांस हम अंदर ले रहे हैं, अंदर जा रही है हमारी सांस, नेजल कैविटी के अंदर आ रही है हवा हमारी। उसके बाद ओरल कैविटी के अंदर आएगी, तो फेरिंग्स के अंदर जाएगी। उसके बाद फिर लैरिंग्स है, ये पार्ट लैरिंग्स है। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, विंड पाइप है। उसके बाद जो है ट्रैकिया है हमारा, उसके बाद हम लेफ्ट लंग है और राइट लंग है। ये वाला लेफ्ट लंग है हमारा, ये वाला, और ये वाला राइट। ठीक है। लेफ्ट लंग हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है। राइट वाले से हमारा लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट भी तो होता है ना, हमारे लंग्स के बिल्कुल बीच में ही हार्ट होता है, तो हार्ट थोड़ा सा हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। हार्ट हमारे बीच में नहीं होता है, हार्ट हमारा थोड़ा लेफ्ट साइड पे होता है। तो लेफ्ट लंग जो है, लेफ्ट लंग के लगा हुआ होता है बिल्कुल, ये रहा हमारा हार्ट, ये देखिए ये रहा। और ये थोड़ी सी देखिए छोटा सा लग रहा है यहाँ पे लेफ्ट, तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, डायफ्राम हो गया। एल्विलाई इसमें इतनी ज्यादा क्लियर नहीं नजर आ रही है, मैं अभी एक डायग्राम दिखाऊंगी उसमें इजीली होगी डिस्टिंग्विशिंग होगी। अच्छा, ईच एल्वियलस इज रेस्पिरेटरी सरफेस। एल्वियलस जो होता है, जो एल्विलाई होती है वहां पे रेस्पिरेशन होती है। इट इज अ पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स। एल्विलाई जो होती हैं वो पतली सी लेयर होती है उसमें, क्योंकि उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है। उसके बाद इट इज एनक्लोज्ड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। एल्विलाई जो है वो पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उनकी कवरिंग ज्यादा मोटी नहीं होती, उनकी लेयर पतली सी होती है। एल्विलाई की जो मेम्ब्रेन होती है पतली सी होती है, और बिल्कुल एक तरह से कैपिलरीज से भरी हुई होती है। कैपिलरीज जो है वो हमारी ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई को देती है। तो जितनी पतली मेम्ब्रेन होगी उतनी जल्दी जल्दी वो पास आउट होगा। यानी कैपिलरीज क्या करेंगी, वो ऑक्सीजन को लेंगी, ब्लड तक लेके जाएंगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन तक लेके जाएंगी। और जो है एल्विलाई जो है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दे देगा, कैपिलरीज अपनी कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। अच्छा, इन एल्वियलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन एयर एंड ब्लड। एल्वियलस में क्या होता है, हम जो सांस ले रहे हैं वो हमारी एल्वियलस में जा रही है, लंग से सबसे पहले नोज में आएगा, नेजल कैविटी में आएगा, फेरिंग्स में आएगा, फिर लैरिंग्स में आएगा, फिर ट्रैकिया में आएगा, उसके बाद लंग्स में, और फिर लंग्स के अंदर जाके मजीद लास्ट जो पार्ट होता है वो होता है एल्वियलस। एल्वियलस में जाएगी हमारी एयर, और वहां से फिर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड तक पास आउट हो जाएगी। द एयर पैसेज वेज कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अभी फर्दर डिवीजन है। Air from outside enters into the nasal sacs and through external nostrils. This entire passage through which air passes is lined by mucus secreting ciliated cells. क्या मतलब इसका, कि हमारी जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है, उसके अंदर हमारी जो पूरी मेम्ब्रेन, जैसे हमारी नाक है, हमारी नाक में क्या होता है, म्यूकस होता है ना। नाक में अगर हम उंगली डाल के देंगे तो म्यूकस होता है, गीली गीली होती है ना अंदर से हमारी नाक, क्यों होती है? इसलिए होती है ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकें। सीलिया क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं। म्यूकस सिक्रेटिंग सीलिएटेड सेल्स जो क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, हम जो सांस ले रहे हैं वो साफ तो होती नहीं है ना, हवा साफ तो होती नहीं, गंदगी होती है, उसमें पॉल्यूशन होता है इतना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो हमारे अल्लाह ताला की कुदरत है कि उन्होंने हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस तरह बनाया है कि हमारे लैरिंग्स तक, नोस में और अंदर पूरी म्यूकस है। म्यूकस में क्या होता है, म्यूकस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो इससे हम लोग बीमार होने से बच जाते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं। द इंटरनल सरफेस हैज रिच ब्लड कैपिलरीज व्हिच टर्न द इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट। अब जब हम सांस ले रहे हैं, ठंडी हो गर्म हो, अंदर जाके वो गर्म ही हो जाती है। हमारी बॉडी में इस तरह का मैकेनिज्म है कि जब सांस अंदर जाती है तो वो गर्म हो जाती है, चाहे हम ठंडी ठंडी हवा इनहेल कर रहे हो, वही कर रहे हो, अंदर जाके गर्म हो जाती है। The hairs in the nasal side as well as ciliated epithelial lining and mucus keep the air clean by trapping and removing dust and germs. वही बात अभी मैंने बताई कि सीलिया और हेयर्स जो है, सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और जो म्यूकस होता है वो क्या करते हैं, डस्ट को और जर्म्स को कैच कर लेते हैं, अंदर नहीं जाने देते वो। दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द रेस्पिरेटरी सरफेस। इससे क्या होता है कि क्लीन, देखो क्लीन हवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस में जाती है, गंदी हवा जाएगी
तो फिर हम बीमार हो जाएंगे, हम सांस नहीं ले सकेंगे, हमारे यहाँ पे जर्म और डस्ट जमा होना शुरू हो जाएगी। तो उससे महफूज रखने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए म्यूकस एक्सक्रीटिंग सेल्स जो है वो लाइनिंग की हुई है उसके अंदर। ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया द इंटरनल ओपनिंग ऑफ नेजल सेल्स ओपन व्हेन दे बिलोंग टू ट्रेकिया। ट्रेकिया यहाँ पे मेंशन है, ये रहा ट्रेकिया, ये रहा ट्रेकिया। ठीक है, नोज से नेजल कैविटी से हवा क्या है, हमारी हवा कहाँ गई है, अब ट्रेकिया में गई है। इन द बिगनिंग देयर इज अ बॉक्स लाइक लैरिंग्स, ट्रेकिया की बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे लैरिंग्स होती है, और साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। हमारी जो आवाज निकलती है वो लैरिंग्स में से ही प्रोड्यूस हो रही होती है। कंटेनिंग वोकल कॉर्ड्स टू प्रोड्यूस साउंड, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, लैरिंग्स से। द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। यानी सबसे पहले नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी से हमारी एयर अंदर जा रही है, अब यहाँ पे है ग्लॉटिस। ठीक है, यहाँ पे ग्लॉटिस है, यहाँ पे हमारा एसोफेगस है, ये ग्लॉटिस आ गया। यहाँ पे हमारे जो है लैरिंग्स है, और उसके फिर नीचे से ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ये ट्रैकिया है हमारा नीचे, ये लैरिंग्स है। तो ऊपर जो ये एक यहाँ पे फ्लैप टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, फिर ऊपर की साइड होती है विच एज अ लिड लाइक कवर नोन एज एपिग्लॉटिस। जो लिड होती है यहाँ पे उसको कवर करने के लिए उसको एपिग्लॉटिस बोलेंगे हम। ठीक है, और जो है लैरिंग्स का जो अपर पार्ट होता है उसको हम ग्लॉटिस बोलेंगे। During swallowing food or draining, the epiglottis closes the glottis to prevent any food to enter the trachea. Trachea has C-shaped cartilaginous strings which prevent it from collapsing. जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा एसोफेगस जो होता है वो और ट्रेकिया बिल्कुल बराबर बराबर में होती है आपस में। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ऐसा भी हो जाता है ना कि हमारी जो हवा है वो एसोफेगस में चले जाए, डाइजेस्ट सिस्टम में चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्या होता है, एपिग्लॉटिस जो होता है, एपिग्लॉटिस जो यहाँ मेंशन है, एपिग्लॉटिस एक कवर होता है, वो क्या करता है, वो ढक देता है। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारा जो एसोफेगस होता है वो ढक जाता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमारा खाना, हम नहीं चाहते कि हमारा खाना लैरिंग्स में चला जाए, यानी लंग्स में चला जाए खाना। तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस लैरिंग्स को ढक देता है और एसोफेगस में खाना चला जाता है। ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड, ये चीज इसमें लिखी हुई है। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें सी शेप रिंग्स होती हैं। उसमें उसमें ना सी शेप रिंग्स होती है, पूरा पाइप की तरह होता है ट्रैकिया, और उसमें सी शेप रिंग्स होती है। ठीक है, which prevent it from collapsing. Bronchi. Trachea is the center of thorax, bifurcates into two smaller ducts or bronchi. Trachea जो होता है, ट्रैकिया चलता हुआ आ रहा है यहाँ से, तो ट्रैकिया आ रहा है, अब ये यहाँ पे आके ना अलग हो जा रहा है। ये हमारे लंग्स हो गए यहाँ से स्टार्ट, ये लंग्स हो गए स्टार्ट हमारे। सही है, और ये यहाँ तक की ट्रैकिया। अब ये जो ये अंदर जा रही है लंग्स, ये ब्रोंकाई है, ये हमारे ब्रोंकाई। लेफ्ट ब्रोंकाई होता है और राइट ब्रोंकाई होता है, ये हमारे राइट लंग है और ये लेफ्ट वाला। सही है, तो each bronchi do have a C-shaped cartilaginous ring. Bronchus of each side enter into respective lung. वही बात, राइट वाला राइट के अंदर जाएगा ब्रोंकाई, लेफ्ट वाला लेफ्ट के अंदर जाएगा। As soon as it enters into lung, it breaks up into smaller ducts or bronchioles. अब होता ही है कि जैसा ना नोज से नेजल कैविटी में हमारी एयर गई, नोज से नेजल कैविटी के अंदर गई, फिर जो है फेरिंक्स में गई, लैरिंक्स में गई, ट्रैकिया में गया। अब मजीद जब भी ब्रोंकाई हो जाएंगे तो अभी मजीद और छोटी 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 ना ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ट्री की तरह बन जाएगा एक तरह से। ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल हो जाएंगी, ब्रोंकियोल जो है फर्दर और ज्यादा ब्रांचेस में होके बहुत सारी ब्रांचेस बन जाएंगी, वो बहुत सारे एल्विलाई हैं ब्रोंकियोल्स। ईच ब्रोंकियोल इज अ वेरी थिन ट्यूब लाइक ट्यूब दैट ओपन्स इनटू एयर सैक्स और एल्विलाई। ठीक है, ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो जाके किसमें ओपन होते हैं, ब्रोंकियो एल्विलाई में, एयर सैक्स में। एल्विलाई जो है हमारा रेस्पिरेटरी यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, जहाँ पे रेस्पिरेशन होती है, तो एल्विलाई में गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। अब आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है कि क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। सही है, अब हम देखते हैं कि कैसे होती है रेस्पिरेशन, कैसे होती है। अच्छा जी, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में हम आते हैं। प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग में दो फेजेस होते हैं, एक इंस्पायरेशन का होता है, एक एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, since the respiratory surface are located deep inside the body in the lungs, so in order to perform exchange of gases, the air must first
be brought into the lungs from the atmosphere. It is achieved through the process of breathing or ventilation. हमें रेस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगी, हमें हवा चाहिए होगी ना। तो हवा कैसे आती है? ब्रीथिंग के थ्रू। सांस हम अंदर लेते हैं, हवा अंदर चलेगी, अब क्या होगी? अब रेस्पिरेशन होगी। इंस्पायरेशन होती है और एक्सपायरेशन होती है, दो पार्ट्स होते हैं इसमें। It is a process through which atmospheric air is directed through the air passageways up to the alveoli in the lungs. It involves the contraction of intercostal muscles and diaphragm. इंस्पायरेशन में होता यह है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं, क्या होता है? हम इन्वायरमेंट से हवा को हम अंदर ले रहे हैं थ्रू नेजल कैविटी। तो फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिक के अंदर जाएगी और हमारे जो लंग्स होंगे वो एक्सपेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे थोड़ी सी, है ना। तो यही होता है इसमें भी। इंस्पायरेशन तो यही चीज मतलब है कि हम सांस अंदर ले रहे हैं, सिंपली इसका ही मतलब। ठीक है, वर्क कॉन्ट्रैक्शन और इंटरवेशन मतलब डायफ्राम। डायफ्राम जैसे कि मैंने आपको बताया, डायफ्राम की सिंपल नॉर्मल पोजीशन है, ये होती है। ये हमारे ऊपर लंग्स हैं, यहाँ लंग है, यहाँ पे हमारे एक लंग और ये नीचे डायफ्राम। जब हम एक्सपायरेशन यानी जब हम नॉर्मल उसमें होते हैं, जब हम सांस जो है एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो ये ऐसी पोजीशन में होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हमारे लंग्स जो है एक्सपेंड हो जाते हैं, तो डायफ्राम जो हो जाता है, सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स भी हेल्प करते हैं इन इंस्पायरेशन। As a result, the volume of thorax is increased, thereby decreasing the pressure of blood in the pressure of air in the lungs. जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? हमारा चेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है ना, लंग्स एक्सपेंड हो जाते हैं, प्रेशर इनसाइड ज्यादा हो जाता है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेस inside from high pressure to low pressure, the lungs get expanded in this way. ये तो इन्होंने बॉयल्स लॉ के बारे में की हुई है बात। बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जहाँ ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होता है, एंड वाइस वर्सा। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे क्या होता है? लंग्स हमारे एक्सपेंड हो जाते हैं। एक्सपेंड का मतलब फूल जाते हैं ना, फूल जाते हैं यानी वॉल्यूम ज्यादा हो गया। वॉल्यूम ज्यादा हो गया मतलब प्रेशर कम हो गया। तो प्रेशर जो बाहर का होगा वो अंदर आ जाएगा, सिंपल से मतलब। The lungs get expanded in this way. Expiration में क्या होता है? It is just reverse of inspiration. इसका बिल्कुल उलट होता है expiration। Inspiration में हम सांस अंदर ले रहे हैं, एक्सपायरेशन में हम सांस बाहर छोड़ देंगे यानी एक्सहेल कर देंगे। During this process, the air moves out from the lungs. Air जो है लंग्स के आउट मूव करेगी। Both intercostal muscle diaphragm relax. जैसा डायफ्राम हमारा जो है क्या हुआ था, यहाँ पे फ्लैट हो गया था ना, अभी दोबारा से अपनी शेप में आ जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा एक्सपायरेशन में। और इंटरकोस्टल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, फ्लैट हो गया था, अपनी असल पोजीशन से हट के कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्लैट हो गया था, तो वो रिलैक्स हो जाएंगे। बोथ द एक्टिविटी डिप्रेस द चेस्ट साइड। The volume of thoracic cavity is decreased following an increase upon the pressure of the lungs. This forces the air traveling in lungs to outside through the body. ये होता है कि जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारी वॉल्यूम कम हो जाता है, लंग्स हमारे दोबारा से अपनी असल पोजीशन में चले जाते हैं। हमारा जो एक्सपेंड हुआ वो होता है चेस्ट, वो दोबारा से अपनी असल हालत में होता है। सही है, तो प्रेशर हमारा फिर से वही कम हो जाता है और हमारी एक्सपायरेशन हो जाती है। वही चीज यहाँ पे देखिए उन्होंने mention की, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। देखें डायफ्राम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे हो गया डायफ्राम, देखिए एरो बना हुआ है, डायफ्राम नीचे हो गया और ये अब डायफ्राम ऊपर जा रहा है। ब्रीथिंग आउट के दौरान वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा डायफ्राम, जो इस पोजीशन में होता है ना, इस पोजीशन। जब हम ब्रीथिंग इन करते हैं तो डायफ्राम थोड़ा सा नीचे हो जाता है, इससे नीचे हो जाता है, सीधा हो जाता है, नीचे हो जाता है, इसमें हो जाता है, डोम शेप इसकी नीचे हो जाती है। नॉर्मल पोजीशन में डायफ्राम ऊपर आ जाएगा, से आ रहे हैं। लंग्स यहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं और यहाँ पे नॉर्मल अपनी कंडीशन में। अच्छा देखें, ये देखें, ये ज्यादा क्लियर डायग्राम है।
ये देखिए नोज आ गई यहाँ पे, ये नेजल कैविटी आ गई, फेरिंग्स आ गया, ये बिल्कुल हमारे माउथ की पीछे वाली, टंग की पीछे वाली साइड बिल्कुल फेरिंग्स कहलाती है। लैरिंग्स, ये लैरिंग्स आ गया, ये आ गया ट्रैकिया। ठीक है। और फिर यहाँ से हमारे ब्रोंकस शुरू हो रहे हैं, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है। ठीक है, ये ब्रोंकस, ये एल्विलाई ब्रांचेस पूरी देखिए, छोटे छोटे एल्विलस आ रहे हैं। और ये जो नीचे दिया हुआ है ना, ये शीट की तरह सा, ये रहता है हमारा डायफ्राम। ठीक है, ये हमारा क्या दिया हुआ है, डायफ्राम दिया हुआ है। अभी देखिए ट्रैकिया का क्या होता है, देखिए ये लैरिंग्स है ऊपर, ये लैरिंग्स है। ठीक है, ये देखिए इस रिंग शेप टाइप का दिया हुआ है, रिंग शेप टाइप का पाइप है, ऐसा लग रहा है जैसे पाइप है और साइड पे ना कार्टिलेज की रिंग सी दी हुई है, ये है हमारा ट्रैकिया। और ये हमारे अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स वगैरह हैं, जो ये बाइफरकेट हो रहे हैं, बाइफरकेट का मतलब है डिवाइड होना, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये देखें ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है। और एल्विलाई, एल्विलाई देखें, ये एल्विलाई है। एल्विलाई देखें, मैंने क्या कहा था, थिन मेम्ब्रेनस होती है, बहुत थिन सी मेम्ब्रेन होती है उसकी, और उसके साइड पे बहुत सारी कैपिलरीज होती है, ये तो फिर भी बहुत कम है, रियल में तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ये देखिए एल्विलाई देखें, बबल शेप टाइप के ना पाउचेस होते हैं एल्विलाई। और इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन का देखें, ये डायफ्राम है। ये हम इंस्पायरेशन का क्या, इंस्पिरेशन का मतलब क्या है, हम सांस अंदर ले रहे हैं ना, सांस अंदर ले रहे हैं, हमारे देखिए लंग्स नीचे हो गए, डायफ्राम नीचे हो गया, लंग्स हमारे एक्सपेंड हो गए। ठीक है। और ये देखें, ये क्या है, ये है ना साइडों पे जो बीट्स टाइप की, ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये इंटरकोस्टल मसल है, ये भी देखें यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये एक्सपेंड हो रहे हैं ये। जब एक्सपायरेशन करेंगे हम लोग, यानी जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे, एक्सहेल आउट करेंगे हम, तब हमारे लंग्स अपनी असल, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है, असल पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है, ये देखिए नॉर्मल पोजीशन में हमारे लंग्स आ गए, और हमारी डायफ्राम भी जो है अपनी रियल पोजीशन में आ गया है। ठीक है।